और साथियों, मैं विकास सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो साथियों, आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे साथियों। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो साथियों, टॉपिक वाइज यानी सब तरह के प्रश्न आपको, हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पेडागोजी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों, और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो बच्चों को सामाजिक का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से होता है, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो परिवार से होता है। यानी बच्चे का जो परिवार सामाजिकरण होता है वह कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 2। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, किस रूप में नामित किया जाता है? दालों के रूप में नामित किया जाता है, अनाजों के रूप में नामित किया जाता है, सब्जियों के रूप में नामित किया जाता है, फलों के रूप में नामित किया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? अनाजों के रूप में। यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ऑप्शन बी है हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं, ऑप्शन सी है सैप्रोफाइट कहलाते हैं, ऑप्शन डी है पैरासाइट कहलाते हैं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी को बता देना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 15 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो साथियों, कौन सी योजना शुरू की गई थी बताइएगा। उज्ज्वला योजना की गई थी क्या? स्वच्छ भारत कार्यक्रम, वृद्ध पेंशन योजना, राष्ट्रीय अटल मिशन योजना। तो बताइएगा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता देना है, ठीक है साथियों। इसका राइट है स्वच्छ भारत कार्यक्रम योजना, ठीक है। कौन सी की गई थी? तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम योजना। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2014 को इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? तो शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो किस प्रकार की जो भूमि यानी मिट्टी होती है जो भवन निर्माण के लिए सर्वाधिक कैसी होती है? महत्वपूर्ण होती है। चूना और मैग्नीशियम युक्त मिट्टी, पथरीली भूमि, रेतीली भूमि, चिकनी मिट्टी वाली भूमि। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। बात की जा रही है भवन निर्माण की, यानी भवन बनाते हैं ना, मकान। कौन क्या बनाते हैं हम साथियों? तो मकान बनाने के लिए कौन सी भूमि उपयोगी है? तो मकान बनाने के लिए कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है साथियों। देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, बताइएगा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा साथी बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ऊँट है, सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। ऊँट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है इसे। किसे? ऊँट को। ऊँट को क्या बोलते हैं साथियों? तो ऊँट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। खेलकूद का लाभ नहीं है, खेलकूद का एक लाभ नहीं है, तो कौन सा एक लाभ है जो नहीं है बताइएगा।
ऑप्शन ए है आपके सामने, मांसपेशियां मजबूत होती हैं खेल कूदने से, रक्त संचार बिगड़ जाता है, ऑप्शन बी है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है, मानसिक विकास होता है। तो बताइएगा खेल कूद का लाभ नहीं पूछा है, नोट पूछा है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, तो गलत बताना है। तो रक्त संचार बिगड़ जाता है, ये क्या बात है, गलत है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ और मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो बताइएगा गल्फ और मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको एक सही उत्तर बता देना है साथियों, बताइएगा। तो यह हो जाता है आपको तमिलनाडु, यानी ऑप्शन आपका बी है जो क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, इसको आपको बता देना है। लखीमपुर खीरी में है, चंदौली में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है, तो बताइएगा जी आपका कहाँ पर हो जाता है। जनपद की बात की जा रही है, तो किस जनपद में हो जाता है, तो चंदौली जिले में हो जाता है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है साथियों, इसको भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कर लेना है, क्या कर लेना है, यहाँ पर कर लेना है लोमड़ी कर लेना, ठीक है साथियों। आपके सामने 4 आंसर हैं, एक सेकंड अच्छे से लिख लेता हूँ। तो बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन है, हाथी है, शेर है, बकरी है, सांप है। तो बताइएगा कौन हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का पूछा है तो कौन हो जाएगा, यानी यहाँ पर लोमड़ी हो जाएगी, ठीक है साथी। तो बताइएगा आपके सामने 4 आंसर। तो द्वितीयक की पूछा है, प्राथमिक आपके कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं यानी घास होते हैं। द्वितीयक कौन से, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा आपका, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है साथी, इस वजह से मैं ज़्यादा नोट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको केवल आंसर इसीलिए से बता रहा हूँ, कल से आपकी क्लास सब अच्छे से होने वाली है, क्योंकि आज थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो हाथी है, लोमड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, मेढक किसको खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, बताइएगा ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होगा। ऑप्शन आपके सामने है 4, उत्पादक के अपघटक को होगा, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को होगा, प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीय उपभोक्ता होगा, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता का होगा। साथियों इस टॉपिक से आपको हर सेट में एक प्रश्न एमपी डेट 2022 में देखने को मिल जाएगा, तो इस वजह से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक से, पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है साथियों। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। नंबरिंग यहाँ पर साथियों डबल हो सकती है, तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे आप, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीयक उपभोक्ता को इसका ट्रांसफर होगा, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो कहाँ होगा, प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीयक उपभोक्ता का, ठीक है। क्योंकि कौन टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है, यानी प्राथमिक कौन हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, और द्वितीय कौन हो जाएगा, आपका मेढक हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस तरह से यह श्रृंखला बनेगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, ठीक है। नंबरिंग का दिक्कत हो गया है इसमें। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। तो आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे साथियों, बताइएगा। ऑप्शन ए है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी है उनकी समस्या, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ऑप्शन सी है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सकें। ऑप्शन डी है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। नहीं पूछा है तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, यही काम हम नहीं करेंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी काम हम करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में उनकी मदद करेंगे, ये भी काम हम करेंगे।
उन्हें सुझाव व संकेत देंगे, बच्चों को क्या है संकेत देंगे और संकेतों के माध्यम से बच्चे क्या है किसी कार्य को करने में सफल हो जाते हैं और नया ज्ञान सीखने में उन्हें क्या बनाएंगे सक्षम बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हमारा सी भी राइट आंसर हो जाता है, बी भी हो जाता है और ए भी हो जाता है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाता है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे केवल बच्चों को ऐसा नहीं करेंगे उत्तर ही समझा दिया जाए और बाकी उन्हें कुछ भी ना बताया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें हमें संकल्पनाओं को समझाना चाहिए। बच्चों को क्या समझाना चाहिए, उनकी संकल्पनाएं होती है ना उनको समझाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे का जो मानसिक विकास है ना जो अच्छे से होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास कराने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो आप शिक्षक होने के नाते एक किसका चुनाव करोगे बताइएगा, आप खुद से सोचिए। पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय पर पूरा करा देंगे, क्या ऐसा करेंगे? ऐसी पाठ्य पुस्तक वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, क्या ऐसी पुस्तकों को लेकर आएंगे? ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, क्या ऐसा कार्य करेंगे? ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, क्या ऐसा कार्य करेंगे? यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर होगा बताइएगा। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी की दैनिक जीवन से जुड़ी हो, हम ऐसे क्या करेंगे? ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी की दैनिक जीवन से जुड़े हैं, हम क्या करेंगे? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसी चीज का चुनाव करेंगे। किस चीज का चुनाव करेंगे? तो ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो विद्यार्थी के क्या है जीवन से क्या है जुड़ी हों। ठीक है, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, उनके जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए। पेडागोजी की प्रश्न है साथियों, अच्छी प्रश्न है, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न है, तो आपको करना है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों के अनुभव शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी चीजें क्या है अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या देना चाहिए? अभी आपको पर्यावरण अध्ययन के भी प्रश्न मिलेंगे, पेडागोजी की प्रश्न 1-2 और मिलेंगे साथियों, उसके बाद आपको पर्यावरण अध्ययन के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, स्किप करके नहीं जाना साथियों। कम समय में हम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं साथियों, जो कि एग्जाम के लिए आपके रामबाण साथ होंगे और इस तरह के प्रश्न आपको पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है साथियों। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। क्या इसलिए करना चाहिए? इससे बच्चों को आनंदई कौशल परमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम आगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइएगा, ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुभव की होती है, अवधारणा को बनाना होता है, अन्वेषण विधियां यानी सत्यापन की होती है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज्ञान निर्माण के लिए अनुभव भी होना चाहिए, अवधारणाओं का बनना भी होना चाहिए, अन्वेषण विधियों का सत्यापन भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा सभी साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए साथियों। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका, पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर होनी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइएगा? तो गतिविधि आधारित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? किसका विकास करा रहे हैं बच्चों के अंदर? हम सामाजिक भावनाओं का विकास करा रहे हैं, तो सबसे उत्तम क्या हो जाएगा? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना, क्या ऑप्शन ए हो जाएगा? ऑप्शन बी है, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, क्या ये हो जाएगा? अगला है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, क्या ये हो जाएगा? विद्यालय में बाल मेला आयोजित कराना, क्या हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है, बच्चे में सामाजिक भावना का विकास कराने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है?
तो बताइएगा कौन सा प्रयास सर्वोत्तम हो जाएगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए क्या करना है, तैयार करना है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न में चलते हैं। वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो साथियों ये 18 नंबर का प्रश्न है ना, तो इसका जो आधा भाग इधर है, आधा भाग आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, इसी में से आपको आगे वाले प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित में से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? नंबर 1 पे पूछता है क्या मृदा में वायु है, बच्चे से प्रश्न किया है। क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? इस तरह के प्रश्न शिक्षक बच्चे से पूछता है। तो साथियों बताइएगा इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो आपको इसमें से आंसर देना है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करना है, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछ करके कौन सा कौशल विकसित करने की बात की जा रही है। चिंतन कौशल हो जाएगा क्या, बताइएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 नंबर का प्रश्न है साथियों जी। ठीक है, संवेगात्मक कौशल हो जाएगा, अवलोकनात्मक कौशल हो जाएगा, वर्गीकरण कौशल हो जाएगा। तो बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा। यानी हर जगह वायु है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या मृदा के अंदर वायु है? क्या आपकी हड्डियों के अंदर वायु है? तो यह चिंतन कौशल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, जो भारत का लिंगानुपात क्या है? इस तरह के प्रश्न भी आपको एमपीडेट वर्ग 3 में देखने को साथियों मिल सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 943 क्या है, 943 साथियों महिला होंगी। क्या होंगी? महिला। और 1000 क्या होंगे, तो पुरुष होंगे। तो आपको अब साथी बता देना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। 943 है साथियों। 943 पुरुष और महिला, 1000 पुरुष। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 940 यानी 1000 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, 943 होती है, इक्वलिटी है। ठीक है, यह 943 पे 1000 होना चाहिए। ठीक है, लिंगानुपात है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो साथियों बताना है आपको कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को, तितली को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो केंचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपर की सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। यह क्या करता है, जो नीचे की मिट्टी होती है ना, उसे ऊपर लाने का कार्य करता है, और जिससे क्या है, मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इथियोलॉजी में करते हैं, नियोलॉजी में करते हैं, इथोलॉजी में करते हैं, डेमोलॉजी में करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? इथोलॉजी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, और नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्र का तंत्र संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका किया जाता है? तो तंत्र का तंत्र साथियों अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि समझ में तो आना चाहिए क्या लिखा है। तो तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर? नियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? नियोलॉजी किया जाता है। और जीवों के व्यवहार के अंदर किया जाता है इथोलॉजी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आगे, अगला। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री जो शैवाल है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, लोहा का है। तो जो हमारा समुद्री शैवाल होता है साथियों, वो किस चीज़ का सबसे अच्छा स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? आयोडीन का। ठीक है साथियों, किसका माना जाता है? तो आयोडीन। अब प्रश्न आता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे तो घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, इसे भी याद रखेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। पेन थोड़ा सही से साथ नहीं दे रहा है साथियों, इस वजह से दिक्कत आ रही है। जिसमें क्या है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि होती है ना आपकी। कौन सी ग्रंथि? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है ना हमारी, उसमें क्या आ जाता है, ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और गर्दन फूल के कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। यही बात की जाती है जो समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। समुद्री शैवालों के अंदर किसकी? आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? कौन सा शैवाल का नाम है? उस शैवाल का नाम है लेमेनेरिया। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है उसे बोलते हैं लेमेनेरिया। मैं लिख देता हूँ आराम से साथियों, थोड़ा सा वक्त लगेगा लिखने में। लेमेनेरिया। ठीक है, कुछ दिन में साथियों ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी, लेमिनेरिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा है? दूसरा ही बता देते हैं, शिवार बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? शिवार। शिवार। ठीक है साथियों, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो लेमिनेरिया और शिवार में पाई जाती है। ठीक है, ये दो हो जाते हैं आपके, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, ये वाला एक ये वाला। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सेक ग्लाइकेन है, लाइकेन एक क्या है बताइएगा साथियों? परजीवी है, रसायन है, स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? सॉरी साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा सेक। जो लाइकेन होता है, तो लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? एक सहजीवी है। ऑप्शन हमारा डी नंबर है। ऐसे जंतु पौधे के साथ रहकर एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो पौधों के साथ रहकर एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, राइबोसोम सेक शैवाल है। क्या है? लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। क्या है? जो लाइकेन है आपका प्रमुख एक सहजीवी है। इसको भी आपको याद रखना। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यानी बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां हो सकती हैं। ठीक है, प्राचीन दीवारें हो सकती हैं, भूतल हो सकता है, चट्टान हो सकती हैं, शिलाएं हो सकती हैं। ये सभी चीज़ें आपकी साथियों हो सकती हैं। ठीक है साथियों, इसे भी आपको याद रखना। लाइकेन दो वनस्पतियों का एक समूह है। कितनी वनस्पतियों का समूह है? तो दो वनस्पतियों का एक समूह है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो साथियों बताइएगा किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में होता है, उद्योगों में होता है, खाना बनाने में होता है, वाहनों एवं उद्योगों में होता है। किसके अंदर होता है? तो CNG का उपयोग किसके अंदर होता है बताइएगा? तो वाहनों एवं उद्योगों में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। CNG को क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या कक्षा अध्ययन के द्वारा। यह किया जाता है हमारा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? हो गया साथियों। अगला है LPG का संक्षिप्त रूप है बताइएगा। LPG का संक्षिप्त रूप क्या है? लो पैड गैस है, लो पैसेंजर गाड़ी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या लोकल पेट्रोलियम गैस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसे बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवित
ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं हम आगे। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है, बताइएगा। ओजोन से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, एमपी डेट में। तो गामा किरणों को करती है, एक्स किरणों को करती है, और परावैंगनी किरणों को करती है, या बीटा किरणों को करती है। तो कौन सी किरणों को कर लेती है? यह करती है परावैंगनी किरणों को। कौन सी किरणों को करती है? तो परावैंगनी किरणों को क्या करती है साथियों? अवशोषित कर लेती है। यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, बताइएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान कितनी दूरी तय कर 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था? तो कितनी दूरी तय करके गया था ये साथियों, बताइएगा। इस तरह के प्रश्न आपको अंतरिक्ष विज्ञान से देखने को मिलेंगे। तो साथी यह गया था, ऑप्शन ए है 555 मिलियन, 666 मिलियन, 555 मिलियन और 660 मिलियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 666 मिलियन किलोमीटर की दूरी क्या है, ये तय करके कहाँ गया था? तो यह मंगलयान कितनी दूरी तय करके गया था? तो 666 मिलियन दूरी तय करके कक्षा में पहुंचा था। ठीक है, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। किसी ग्रह की कक्षा में पहुंचा? तो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इसको भी आपको याद रख लेना। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 2015 को कहाँ से भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला ने नेविगेशनल उपग्रह को पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया? कहाँ से किया था? 18 मार्च 2015 को। ठीक है, आपसे सन पूछी जा सकती है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 18 मार्च 2015 को भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला नेविगेशन उपग्रह पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किसे प्रक्षेपित किया गया? उड़ीसा से, श्रीहरिकोटा से, फ्रांस से, हैदराबाद से। कहाँ से किया गया बताइए? तो ये किया गया था साथी आपका, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा से इसे क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज तक देश ने किस भारत तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो बताइएगा। तो आज तक कितने भारत तक के उपग्रह को भेजा है? तो 1500 किलो, 2000 किलो, 1440 किलो और 1760 किलो। ठीक है साथियों, तो बताइएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।